नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान जियोग्राफी जो आज हम शुरू करने वाले हैं, और आप सभी को पता है हाल ही में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का राजस्थान में आयोजन होने वाला है। और आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान जियोग्राफी से मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, तो मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इस जियोग्राफी को पढ़ेंगे नवीनतम आंकड़ों के साथ। तो आज हम अपना जो पहला टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप नोट्स आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे तो उतार भी सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि एक बार जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिससे आप सरकारी भर्ती परीक्षाओं में चयन हो पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से आज के इस नए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, विस्तार के बारे में करेंगे और आकृति के बारे में भी हम बात कर ही लेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान की स्थिति। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे, और यहाँ पर मैं एक प्लस का निशान बना लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। और एक इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पर बना लेता हूँ। अगर आपको कोई इंडिया में पूछे, ठीक है, अगर आपको कोई इंडिया में पूछे कि भाई बताओ कि भारत में स्थिति किस प्रकार की है, और अगर आपको कोई एशिया में पूछे, है ना, एशिया में, और अगर आपको कोई वर्ल्ड में पूछे, किस में, वर्ल्ड में, तो तीनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एस भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और वर्ल्ड WO। अब है ना, ये थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम है, क्योंकि मैं वो कीबोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास वो व्यवस्था है नहीं। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने लिखा था इंडिया में, है ना। तो इंडिया में स्थिति है उत्तर पश्चिम। तो ये दिशा तो हो गई उत्तर और ये हो गई पश्चिम। तो ये वाला इलाका अपन मान के चलो, ये वाला जो इलाका ये किसको दिखा रहा है, राजस्थान को। क्लियर, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब अगर आपको कोई पूछे कि एशिया में राजस्थान की स्थिति बताओ, तो दोस्तों एशिया की यदि हम बात करें तो एशिया में जो राजस्थान है ये दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी, ये तो हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो हम यहाँ पर स्थिति इस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राज्य है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको पूछे कि वर्ल्ड में राजस्थान की स्थिति बताओ, तो वर्ल्ड में किस प्रकार बताएंगे आप, उत्तर पूर्व। क्या बताएंगे, उत्तर। तो ये दिशा तो हो गई उत्तर, ये हो गया पूर्व। तो कुछ यहाँ पर हमारा जो राजस्थान है वो बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर तीनों स्थितियाँ मैंने आपके सामने क्लियर कर ली। ऐसा किसी ने समझाया हो तो मेरे को बता देना। तो यहाँ पर अगर आपको इंडिया में पूछे तो आप बता देना उत्तर पश्चिम। अगर आपको एशिया में पूछे तो आप बता देना दक्षिण पश्चिम। अगर आपको वर्ल्ड में पूछे तो आप बता देना उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये तीनों स्थितियाँ आप ध्यान में रखिएगा, आगे का पढ़ें। चलिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है वो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। बिल्कुल सही बात इसने बोली है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी समझा देता हूँ। तो चलिए अब इस दूसरी जो कंडीशन है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की, यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना के ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर हम इसको हमारी पृथ्वी माने, ठीक है, तो आप देख पाएंगे सबसे ऊपर यहाँ से एक लाइन निकलती है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। बीच में एक लाइन निकलती है जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और नीचे की ओर एक लाइन निकलती है इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो आपको मामला समझ
आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, बीच वाली जो रेखा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को जानते हैं हम कर्क रेखा के नाम से, और इस रेखा को हम जानते हैं मकर रेखा के नाम से। तो यहाँ तक आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यदि हम भूमध्य रेखा का कर्क रेखा पर स्थानांतरण करें तो हमें कौन कौन सी परिस्थितियों में परिवर्तन मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो तुम्हें दिख रही है भूमध्य रेखा, ठीक है, इस भूमध्य रेखा को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे कर्क रेखा पे। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हुआ यहाँ पे कर्क रेखा पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरा जो बात है वो समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो गुण होंगे ना, ये गुण यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा की सारी विशेषताएं कहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, कर्क रेखा पर। ऐसा प्रश्न भी आए तो आप बता देना कि भाई भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर ट्रांसफ़र कर दे तो क्या होगा, तो यहाँ की सारी विशेषताएं यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ आया होगा। तो दोस्तों आगे का हम मटेरियल समझने की कोशिश करते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों की बात करें तो ये वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, और ब्राज़ील में इन वनों को हम जानते हैं सेल्वास के नाम से, और दक्षिण अमेरिका में इन वनों को हम जानते हैं अमेजन वर्षावन के नाम से। अमेजन वर्षावन जो है इनको हम पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं। अगला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर होने वाले परिवर्तन। तो ये भी मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार समझा रहा है कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इस भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, यहाँ पर आप खड़े हैं, धीरे 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 ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, एक तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, दूसरा भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान और जैव विविधता में कमी होगी, यानी जैव विविधता भी घटती जाएगी और तापमान भी घटता जाएगा। अगला, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, दिन और रात की अवधि में भी वृद्धि होगी, दिन भी बड़े होते जाएंगे या रात भी बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको कोई पूछे कि सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होता है और सीधापन कहाँ होता है, तो आपको बता देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, इसको हम राजस्थान का अगर मैप मान लें, है ना, और तो कर्क रेखा यहाँ से निकलती है और कर्क रेखा के जस्ट ऊपर अपना जो राजस्थान है वो स्थित है, ये बात आप जानते हैं। अब यदि भूमध्य रेखा कहाँ पर है, जस्ट नीचे की ओर, ये बात आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर सूर्य इधर भूमध्य रेखा के आसपास होगा, इधर के इलाके में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको ये एक सैंपल बना के दिखा दिया है कि ये कर्क रेखा मैंने आपको बता दी। फिर अगर सूर्य इस कर्क रेखा के नीचे की ओर स्थित होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ, डाउन साइड में अगर सन होता है, तो यहाँ पर अपन अगर सूर्य को मान लेते हैं ना, यहाँ पे मान लेते हैं एक सूर्य उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस तरीके से किरणें गिरेगी और इस तरीके से भी गिरेगी। अब देखो सबसे ज़्यादा सीधापन कहाँ पर होगा, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीधापन होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तिरछापन होगा। तो ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, एक तरफ तो होगा सीधापन और एक तरफ क्या होगा, तिरछापन। तो यहाँ पे तो होगा तिरछापन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तिरछापन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीधापन, ठीक है। अगर सीधापन से संबंधित आपको जिला पूछे तो आपको वो भी बता देना है कि सीधापन तो होता है बांसवाड़ा में और तिरछापन होता है श्रीगंगानगर में। अब हम बात करते हैं कर्क संक्रांति के बारे में। कर्क संक्रांति की बात करें तो कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना, और ये काम कब होता है, 21 जून को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, और ये अपना प्यारा सा राजस्थान, ये है कर्क रेखा। अगर इस कर्क रेखा पर सूर्य अगर सीधा चमक लेता है रेड जोन में, तो सीधी सी बात है क्या होगा बताओ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, उत्तर वाला गोलार्ध, दक्षिण वाला गोलार्ध, पूर्व वाला गोलार्ध और पश्चिम वाला गोलार्ध इसमें होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके ये चीज़ सिखा देता हूँ। तो ये हमने बना लिया एक पृथ्वी जैसा गोला। अब इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया विभाजित,
इसके इस तरीके से भी क्या कर दिया, विभाजित। तो ये वाला जो गोलार्ध है, ठीक है, इसको मैं उत्तरी गोलार्ध बोलूँगा, ठीक है। और ये वाला जो गोलार्ध है इसको मैं क्या बोलूँगा, पश्चिमी गोलार्ध। और इस वाले गोलार्ध को क्या बोलूँगा, पूर्वी गोलार्ध। और इस वाले गोलार्ध को क्या बोलूँगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो सीधी सी बात है, यहाँ से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा, ठीक है। और यहाँ से कौन सी निकलती है, मकर रेखा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर कोई आपको पूछे कि अपना जो सूर्य है ना, वो इस कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कर्क रेखा पर अगर सूर्य सीधा चमक रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। यानी ये वाला जो मैं आपको जोन दिखा रहा हूँ ना, इसमें सबसे बड़ा दिन होगा। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात। देखो दिन बड़ा हुआ तो रात छोटी होगी, इतना से तो आप बता ही देंगे, क्लियर। अगला याद रखना, ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी इस क्षेत्र में क्या होगी, गर्मी होगी। तो यहाँ पर आपको मेरी जो बात है वो समझ आ गई होगी। इसमें मैंने आपको क्या बताया, सूर्य कर्क रेखा पे अगर सीधा चमकता है तो ये वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SURY, सूर्य। कौन सी रेखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो यहाँ तक आपको मेरी रामायण समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इस इलाके में अगर सूर्य सीधा चमकेगा तो इस इलाके में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप खुद ही समझदार है, बता देंगे। यहाँ की विशेषता मैंने आपको बताई, तो यहाँ की उल्टी यहाँ पे हो जाएगी, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे छोटा दिन, देखो अगर यहाँ पे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पे दिन क्या होगा, छोटा, क्योंकि सूर्य कहाँ है, दूर। और यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु। देख लेना ऋतु कैसे चेंज होती है, पूछना मत। देखो यहाँ पर अगर ग्रीष्म ऋतु होगी तो यहाँ पे कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी रात, इधर क्या होगी, रातें बड़ी, रजाई लेके सो रहे होंगे, और इधर गर्मियों में पंखे चल रहे होंगे। तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर बिल्कुल। और अगर आपको कोई पूछे कि बांसवाड़ा में व्यक्ति की कब अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, अगर कर्क रेखा पर स्थित है बांसवाड़ा, तो कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा तो क्या होगा, उसको उसकी परछाई नहीं दिखाई देगी, सीधा अगर चमकेगा तो। यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, और इसके जस्ट ऊपर सूर्य है, तो परछाई तो बनेगी नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो दिन आता है ये कब आता है, 21 जून को आता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि कर्क संक्रांति का मतलब क्या होता है, सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। अब हम बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया सूर्य यहाँ होगा, तो मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा में सूर्य यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ गई होगी, क्लियर बिल्कुल। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कर्क रेखा बना दी, भूमध्य रेखा बना दी और मकर रेखा बना दी, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन है इसको हम अप्लाई करते हैं, मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति में क्या होगा, हमारा जो सूर्य है ये मकर रेखा पर सीधा चमकेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सूर्य सीधा चमकता है तो क्या होगा, ऋतु कौन सी हो जाएगी, इधर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। इधर कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कौन सी रेखा बताओ, कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा दिख रही है इस पर क्या होगी, शीत ऋतु। यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पे तो होगी गर्मी और यहाँ पे क्या होगी, ठंड, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। और इधर होगा सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। यहाँ पर दिन जो है जिसको हम डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिन तो क्या होगा, बड़ा, और नाइट क्या होगी, छोटी, ठीक है, क्योंकि सूर्य इधर है। और इधर नाइट जो है किधर, इधर, वो क्या होगी, बड़ी। तो यहाँ तक आपको मेरी जो बात है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट, ये दिन कब आता है बताओ। ये जो दिन आता है ये आता है 21 मार्च को। कब आता है, 21 मार्च को। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध पर विषुवत रेखा पर सीधा चमकना, ठीक है, बसंत विषुवत कहलाता है। बसंत विषुवत की बात करें तो पूरे दिन में दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं वही डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने बना दिया ये गोलार्ध, और इस गोलार्ध में ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो अगर आप थोड़े, तो आप ही समझदार हो, आप ही बताओ, अगर यहाँ पर सूर्य चमकेगा तो इधर भी बराबर बढ़ जाएगा, इधर भी बराबर बढ़ जाएगा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, बसंत विषुवत के नाम से।
और ऐसी कंडीशन को क्या होगा बताओ, पूरे विश्व में दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। और वो दिन कौन सा है, 21 मार्च, याद रखना। बसंत विषुवत किस दिन होता है, 21 मार्च के दिन। अगला है शरद विषुवत। शरद विषुवत की बात करें तो सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर सीधा चमकना। तो शरद विषुवत में दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और ये जो दिन आता है ये आता है 23 सितंबर को। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जिलों की। राजस्थान के जिलों की यदि हम बात करें तो हाल ही में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई थी और इस प्रक्रिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया था। नवीन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम इन जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो जिला हमारे सामने निकल कर आता है वो है राजसमंद। राजसमंद की आकृति अभी भी तिलक के समान ही है। सीकर की बात करें तो सीकर पहले किस आकृति में था, प्याले की आकृति में, जो कि अब नहीं रहा है क्योंकि नया जिला बन गया है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर जो है ये केंद्र से पूर्व की ओर है और कोटा और चित्तौड़ की बात करें तो ये केंद्र बिंदु से दक्षिण की ओर है। तो ऐसे डायरेक्शन का आप ध्यान रखिएगा। मेरी जो बात है समझ आई होगी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है राजस्थान के अक्षांशों के मध्य का अंतर 60 डिग्री 9 मिनट मैंने बता दिया। फिर आप बात कीजिए राजस्थान की लंबाई। तो लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। और यहाँ पर दक्षिणी बिंदु की बात करें राजस्थान के तो वो है बोरकुंड बांसवाड़ा। राजस्थान के उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो है कोणा गंगानगर। अब बात करते हैं राजस्थान के देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। और राजस्थान में देशांतरों के मध्य का अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर पाया जाता है। एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ ताकि आप सीख सकें। इस तरीके का मैप हम यहाँ पे बना सकते हैं। और सबसे पहला जो मैंने बताया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार मैंने क्या बताया, और 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा जो मामला है वो सेट बैठेगा। देखो तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार समझने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से एक राजस्थान का मैप राउंड में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ। तो सबसे पहले 30 डिग्री 2 मिनट यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे और फिर सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट। तो यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं 23 डिग्री 3 मिनट। तो इसको हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो मैं लिखूँगा 23 डिग्री और कितने मिनट, 3 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होकर इस तरफ बढ़ेगा, यानी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ पर आपको पता है होती है, ठीक है। तो अब ये इसका विस्तार 23-3 से लेकर कहाँ तक चल रहा है बताओ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो ये बात आपको समझ आई होगी। ये जो मैंने लिखवाया है ये कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, क्लियर बिल्कुल। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करें तो ये चलेगा 69 डिग्री 30 मिनट से। तो यहाँ पर लिखेंगे 69, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 69 डिग्री और 30 मिनट। तो 69 डिग्री 30 मिनट से ये जो विस्तार है ये चलेगा और यहाँ पर आकर ख़त्म होगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये कौन सी आ रही है अपने, 78 डिग्री 17 मिनट। तो मैं लिख दूंगा 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसमें आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई पूछे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताओ तो बता देना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री। अगर आपको कोई पूछे राजस्थान का देशांतरी विस्तार बताओ तो आपको बता देना है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि अंतर बताओ अक्षांश के मध्य का, तो अक्षांश के मध्य का अंतर ये वाला, इस अंतर को आप बोलेंगे 60 डिग्री 9 मिनट। इसका डिफरेंस कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट का डिफरेंस आता है बीच का गैप।
और अगर आपको इसका डिफरेंस पूछें तो 8 डिग्री 47 मिनट। इसका डिफरेंस क्या बताएंगे, 8 डिग्री कितने मिनट, 47 मिनट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 47। ओके, तो आई होप मामला समझ आया होगा, है ना। ये होता है डिफरेंस इसका, और ये भी क्या दे रखा है, डिफरेंस। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने बड़े अच्छे से आपको ये समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पर थ्योरी भी मैंने आपको लिख रखी है। देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, 30 से 30-12 बीच का अंतर 60 डिग्री 9 मिनट। ये कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान की कुल लंबाई, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो राजस्थान की कुल लंबाई को समझने के लिए कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पर लंबाई को समझने के लिए 2 लाइन अपन इस तरीके से खींच लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई पूछे कि आपको राजस्थान की लंबाई बतानी है, तो 826 लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 826 किलोमीटर। ठीक है, और इसी में आएगा 869 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर, और इसको हम समझ लेते हैं 2 नंबर। 1 नंबर आपको कहाँ पे लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। 826 ये यहाँ पे आएगा 1 नंबर, और यहाँ पे आएगा 2 नंबर। यानी लाइन नंबर 1 की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है बताओ, 826 किलोमीटर। और 2 की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इस मामले को समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये जो मामला है ये आपको समझ में आना चाहिए। भूगोल जरूर बदल गया है, लेकिन ये चीज़ें नहीं बदली है। ठीक है, अगर पढ़ाने में थोड़ी बहुत अगर आपको कोई लगता है कहीं पे मिस्टेक गलती से भी हो जाती है, तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित ही। फिर अगला, अगर आपको कोई पूछे कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पर होगा बोरकुंड। यहाँ पर कौन सा है, बोरकुंड। अगर आपको कोई पूछे राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, तो आपको बता देना कटरा। पश्चिमी बिंदु यहाँ पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, कटरा आ जाएगा, जो कि कहाँ है, जैसलमेर में। और अगर आपको कोई पूछे राजस्थान का पूर्वी बिंदु, तो आपको बता देना है सिलाना। कौन सा है, सिलाना। और सिलाना कहाँ है, पूर्व में। और पूर्व में भी किस स्थान पे, तो धौलपुर में। और अगर आपको कोई पूछे राजस्थान का उत्तरी बिंदु, तो आपको बता देना है कोणा। कौन सा है, कोणा। ठीक है, अब के में कंफ्यूज मत होना, मैं के ओ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप मामला समझ आया होगा। 1 डिग्री देशांतर रेखा या अक्षांश को पार करने में कितना डिफरेंस होता है, तो आप बता दीजिएगा। 111 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। अक्षांश का प्रयोग हम करते हैं दूरी गणना के लिए, और देशांतर का प्रयोग करते हैं हम समय गणना के लिए। फिर अगला जो प्रश्न निकल के हमारे सामने आता है, वो है राजस्थान में सीमा रेखा का विस्तार। तो राजस्थान की कुल सीमा है 5920। इसमें से स्थलीय सीमा है 5920, क्योंकि जलीय सीमा जो है ना, ये राजस्थान पे लागू नहीं होती है। अब अगर आपको कोई पूछे अंतर्राज्यीय सीमा यानी अंदर के स्टेट से जुड़ी हुई, तो उसकी बात करें तो वो है 4850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो है 1070, इधर ये वाला पाकिस्तान का इलाका, ये वाला। ठीक है, ये 1070 है। बाकी कितनी बताई, 5920। तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके भी हम याद रख सकते हैं। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ये वाली जो लाइन इधर वाली जो भी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राज्यीय। ठीक है, तो इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी, कितनी बताई, जल्दी से बताओ। इसकी लंबाई मैंने आपको बताई 4850, और इसकी कितनी बताई, 1070। अब ये जो सीमाएं हैं, इनका निर्धारण कब हुआ था, तो आपको बता देना है अगस्त 1947 में। अब इनका निर्माण किसने किया था, ये भी याद रखना, सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। सीमा आयोग का ये अध्यक्ष था, और विश्व की एक ऐसी रेखा जिसको कलम से खींचा गया, बिल्कुल कागज पे, है ना, टेबल पर खींचा गया, ऐसे कलम से खींचा गया, ये राजस्थान है और इस रेखा को हम यहाँ से खींचेंगे, ये करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे खासे जमकर लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो मैं अगली जो क्लास है वो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, इस क्लास में कुछ कमियां भी हो सकती है, मेरी फर्स्ट क्लास रही है, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। मैं और इसमें क्या इंप्रूव करूँ, ये आप कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो ये थी वीडियो मेरी तरफ से। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।